हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिनस्पेस। तो दोस्तों, आप में से किन किन लोगों ने हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर अप्लाई करा था और आप में से कितने लोगों को शेयर्स अलॉट हुए, काइंडली हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोगों को हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर अलॉटमेंट नहीं मिला। इवन मैंने खुद ने अप्लाई करा था और मुझे भी नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, अभी अपने हाथ से मौका गया नहीं है, क्योंकि 21 सितंबर को 2 और IPOs आ रहे हैं। पहला कैम्स का, जिसकी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं और उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और सेकंड IPO कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड का है और इस वीडियो में हम इसी कंपनी का एक डिटेल एनालिसिस लेके आए हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर किसी भी इन्वेस्टर को पैसा कमाना है तो उसे अपने इन्वेस्टमेंट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना और उसके बाद अपना डिसीजन लेना कि इस IPO में अप्लाई करना है या फिर नहीं। और इसके साथ इस वीडियो के एंड में हम आपको ये भी बताएंगे कि हम पर्सनली इस IPO के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड कंपनी एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है विच वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1988 एंड इट हैज़ इट्स क्लाइंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुजरात के अंदर है। उसके साथ 5 ऑपरेशनल प्लांट्स, 3 वेयर हाउसेज एंड 2 लीज्ड वेयर हाउसेज हैं। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स 2 मेजर सेगमेंट्स को बिलोंग करते हैं। पहला फार्मास्यूटिकल केमिकल्स एंड सेकंड ऑयल फील्ड सेगमेंट केमिकल्स। तो कंपनी फार्मास्यूटिकल केमिकल सेगमेंट में 2 मेजर केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है। पहला HMDS, जो एंटीबायोटिक्स एंड एंटीवायरल ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करने में काम आती है। सेकंड CMIC, जो HIV और HBV ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करने में यूज़ आती है। तो अगर अपन प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें इन दोनों केमिकल्स के लिए, तो कंपनी HMDS की 8th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इन द वर्ल्ड एंड CMIC की 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इन द वर्ल्ड। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये 8th एंड 2nd लार्जेस्ट है ऑल ओवर वर्ल्ड, ना कि सिर्फ इंडिया में। सेकेंड मेजर सेगमेंट की बात करें तो वो है ऑयल फील्ड केमिकल्स। इस सेगमेंट में कंपनी कैल्शियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, जिंक ब्रोमाइड जैसे केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है। और ये कंपनी इंडिया की एक ही ऐसी कंपनी है जो जिंक ब्रोमाइड को मैन्युफैक्चर करती है। इसके साथ ही कैल्शियम ब्रोमाइड की भी ये कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। और अगर अपन रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी इस सेगमेंट से ऑलमोस्ट 35% ऑफ रेवेन्यू जनरेट करती है। तो अब अगर अपन देखें कि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स ओवरऑल कौन कौन से सेक्टर में यूज़ होते हैं, तो वो है फार्मा, ऑयल फील्ड, सिलिकॉन, कॉस्मेटिक्स, कोटिंग, रबर RTV, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स जैसे सेक्टर्स में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है। Now let's talk about the most important part of an analysis of a company, promoters and directors. So, Mr. Kamal Kumar Rajendra Agarwal is the chairman and managing director of the company. He holds diploma in petrochemical technology and in the past he was also associated with the CEPL in the capacity of a director, and he has more than 23 years of experience in the specialized chemicals industry. Then Mr. Navdeep Naresh Goyal, then Shubhrangna Goyal. Next, Mr. Rajesh Chimanlal Gandhi. He is whole-time director and CFO of the company. He holds bachelor's in commerce from Gujarat and also been associated with CEPL as an accounts and finance manager. He also has an experience of more than 20 years in the field of finance and accounts. Mr. Himanshu Purohit is a whole-time director in the company and he holds a degree of Masters in Science in Inorganic Chemistry. He also have an experience of 20 years in the production related operations. Then Mr. Naresh Vijay Kumar Goyal, Ms. Meenal Kamal Agarwal, Ms. Parul Gupta and Mr. Rajveer Agarwal. और इस IPO के अंदर Mr. कमल कुमार राजेंद्र अग्रवाल एंड Mr. नरेश विजय कुमार गोयल, ये दोनों अपने स्टेक्स भी सेल कर रहे हैं इस IPO के थ्रू। कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमें मिली है कि अभी कुछ प्रमोटर्स ने सेटलमेंट एप्लीकेशन फाइल करी है इन रिलेशन विद सेबी फॉर टेक ओवर रेगुलेशन एंड इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन। तो ये एक रेड फ्लैग है एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर। बाकी अगर अपन बात करें तो इस कंपनी के प्रमोटर्स काफ़ी एक्सपीरियंस है और उनका यही एक्सपीरियंस फ्यूचर में कंपनी को काफ़ी अच्छी ग्रोथ दे सकता है।
और अब अगर अपन बात करें कंपनी के क्लाइंट बेस की, तो कंपनी के क्लाइंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, जैसे लॉरस लैब्स, ऑरोबिंदो फार्मा, वाटर सिस्टम स्पेशलिटी केमिकल्स, हेट्रो लैब्स, लेंटेक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड एंड ऐसी कई और कंपनीज। तो कंपनी के जो क्लाइंट्स है वो भी काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखते हैं अपनी मार्केट के अंदर। लेकिन इस कंपनी में सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि इसके जो टॉप 5 कस्टमर्स हैं वो 59.35% कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी की रेवेन्यू में। भले ही कंपनी के क्लाइंट्स कितने स्ट्रॉन्ग हो, बट लेकिन अगर कभी भी इस कंपनी के टॉप 5 क्लाइंट में से किसी एक भी क्लाइंट ने इनके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया या फिर रिन्यू नहीं करा, तो कंपनी के रेवेन्यू पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके साथ ही कंपनी अपने प्रोडक्ट्स ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सपोर्ट करती है। अगर अपन टॉप 5 कंट्रीज की बात करें एक्सेप्ट इंडिया जिनको ये एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, थाईलैंड, सर्बिया, चाइना एंड रशिया। तो कंपनी का रेवेन्यू कंट्री वाइज भी डाइवर्सिफाइड है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर। और इस कंपनी के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि अपन देख रहे हैं अपनी इंडियन गवर्नमेंट मेड इन इंडिया को काफ़ी सपोर्ट कर रही है, और इसके चलते और केमिकल सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट ये चाहती है कि कंपनीज वेरियस केमिकल्स चाइना से इंपोर्ट करने की बजाय जो इंडियन कंपनीज केमिकल प्रोड्यूस करती है उसे यूज़ करे। तो ये बात देखते हुए एक रिपोर्ट का ये कहना है कि इस कंपनी के पास 2019 से 2023 तक 25% CAGR की रेट से ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी है। और अगर कंपनी इस रेट से ग्रो होती है तो कंपनी के साथ इन्वेस्टर्स की भी अच्छी वेल्थ क्रिएशन होगी। अब चलिए अपन कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन रेवेन्यू की बात करें, तो कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 17-18 से फाइनेंशियल ईयर 19-20 तक 18.66% की CAGR से ग्रो करा है। लेकिन अगर अपन देखें तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से करंट फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू के अंदर एक डिक्रीज देखने को मिल रहा है। ये हो सकता है कोविड-19 के इम्पैक्ट के कारण हुआ हो। लेकिन अगर अपन इसके नेट प्रॉफिट्स देखें तो कंपनी ने नेट प्रॉफिट में 22.55% के CAGR से ग्रो करा है फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेके फाइनेंशियल ईयर 19-20 में। अपन ने देखा था कंपनी के रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 18-19 से 19-20 में डिक्रीज हुए थे, बट लेकिन अगर अपन नेट प्रॉफिट देखें तो वो इंक्रीज हुए हैं, जो कि ये बताता है कि कंपनी ने अपना एक्सपेंडिचर या फिर अपनी कॉस्ट भी रिड्यूस करी है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्वेस्टर को अपने ध्यान में ये रखना चाहिए कि इस कंपनी की अगर अपन टोटल बोरोइंग्स देखें तो वो लास्ट 3 ईयर्स से कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, और इसके कारण कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, और क्या पता इन फ्यूचर इस कंपनी के नेट प्रॉफिट पे भी फर्क पड़े इससे। अब अपन कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं। तो इस ईयर कंपनी ने जो भी बिजनेस करा उससे कंपनी 3.9 मिलियन रुपीस का कैश फ्लो जनरेट कर पाई। पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करना एक इन्वेस्टर उसके साथ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा है। तो अब अपन कंपनी के बारे में जान चुके हैं और उसका एनालिसिस भी कर लिया है। अब अपन ये जो कंपनी IPO ला रही है उसकी डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस IPO में अपन 21 सितंबर 2020 से लेके 23 सितंबर 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। इस IPO का इश्यू साइज 318 करोड़ है, और इसमें से कंपनी 165 करोड़ का तो फ्रेश इशू ला रही है एंड रिमेनिंग 153 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, और इसका प्राइस बैंड 338 रुपीज़ से लेके 340 रुपीज़ तक रहेगा, और इसके अंदर मिनिमम लॉट 44 शेयर्स का होगा, जो कि अमाउंट करता है अप्रॉक्सीमेटली 14,960 रुपीज़। और इस IPO के अंदर आपको मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा और मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो इन रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर में। और इस IPO की लिस्टिंग डेट होगी 1 अक्टूबर 2020। तो अब मेरे हिसाब से इस एनालिसिस का यही कंक्लूजन निकलता है कि कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड कंपनी एक केमिकल सेक्टर को बिलोंग करती है, और केमिकल सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रो करने का। इसके साथ ही ये कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिकल्स अक्रॉस द ग्लोब एंड प्लस लीडिंग ऑयल फील्ड केमिकल मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। तो इससे एक बात तो पता लगती है, ये एक कंपनी मार्केट लीडर के तौर पे दिखाई देती है।
एंड इस कंपनी का क्लाइंट बेस खाली डोमेस्टिक मार्केट में नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी है। और उसके साथ ही अगर अपन इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स आर सेटिस्फैक्ट्री। स्टिल कंपनी के साथ कई सारे रिस्क एसोसिएटेड है। मेरा मानना ये है कि कंपनी उन रिस्क को फ्यूचर के अंदर मिटिगेट करने की कैपेबिलिटी रखती है। तो पर्सनली आई विल बी अप्लाइंग इन दिस IPO एंड मैं आपको यही बोलूँगा कि ये मेरा पर्सनल डिसीजन है और आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेरे डिसीजन पे नहीं बल्कि आपके रिसर्च एनालिसिस या फिर आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस से ही होना चाहिए। तो बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस IPO काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र और डू योर प्रॉपर रिसर्च एंड एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा सो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।